नमस्कार, मैं रुपेश। आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव पर मुद्दे की बात। आज हम जोड़ेंगे अपने साथ नीरज कुमार सिंह बबलू को, जो छातापुर से विधायक हैं, भाजपा के नेता भी हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहने वाले इंसान हैं। इनके बारे में मैं बताऊं आपको तो ये काफ़ी समय से एक यंग और ये कहा जाता है कि युवा नेता में इनको गिनती किया जाता है और काफ़ी इंथुजियास्टिक रहते हैं। ये काफ़ी उत्साहवर्धक इंसान भी हैं। तो अभी मैं उनको जोड़ता हूं अपने साथ और उनसे बातें करते हैं इन मुद्दों पर, जो कि इस बार का चुनावी मुद्दा होगा। जी नीरज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, इस बार का जो चुनावी समीकरण चल रहा है, अभी जो चुनाव होने वाला है, साथ के साथ ये महामारी भी है, आपके हिसाब से इस बार का चुनावी मुद्दा आपका क्या क्या रहेगा? का जो काम है, विकास का काम और बाकी चारों तरफ खुशहाली रहे, लोगों के सुख सुख में हम हाजिर रहने का काम करते हैं हमेशा लगातार। तो हम लोग का वही चुनावी मुद्दा होता है और बाकी मुद्दा तो पार्टी का होता है और पार्टी की एनडीए सभी आने वाले दिन में क्या क्या विशेष मुद्दा रहेगा। वैसे डेवलपमेंट के काम में हमारे यहाँ अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी सड़कें बनी हैं जो पिछले दिनों नहीं था और बिजली जो है वो हर घर को मिल रही है, हर घर नल जल की योजना चल रही है और हर पंचायत में हाई स्कूल का हो गया है, तमाम इलाके में हॉस्पिटल का चल रहा है अभी काफ़ी काम और डॉक्टर्स के कुछ पोस्टिंग बाकी है। ये तमाम योजनाएं चल रही है। इसके अलावा और कई फ्यूचर के मुद्दे हैं, आप कहें तो मैं वो भी बताऊँ। जी जी जरूर बताएं। आपसे जानना चाहेंगे, जनता जानना चाहेगी। आप जानते होंगे मीडिया के माध्यम से हम एक तस्वीर और एक मिरर दिखाने की कोशिश करते हैं, उसमें आप जरूर बताएं, अपने 5 ऐसे मुद्दे बताएं जो कि इस बार का आपका प्लानिंग है, इस बार आप चुनाव में लेकर जाएंगे जनता के बीच में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत दिनों से पूरे राज्य में वो ब्लॉक का बनना एक्सटेंशन बाकी है। कई डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं, कई ब्लॉक्स बन रहे हैं। उसमें हमारे विधानसभा में एक बलुआ पंचायत अभी है जो प्रखंड लेवल का जगह है और वहाँ बलुआ में प्रखंड बनने का डिमांड बहुत पहले से चलते आ रहा है। तो हम लोग का आने वाले चुनाव के बाद हम चाहेंगे कि वो प्रखंड बने, बलुआ प्रखंड का हम लोग का मुद्दा रहेगा। और हमारे अंतर्गत बीरपुर आता है, बीरपुर अनुमंडल है जो कभी टूरिस्ट प्लेस हुआ करता है। तो पिछले दिनों उसका कुछ बिगड़ा हुआ है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उस जगह को और डेवलप करके वहाँ कई ऐसे स्पॉट हैं जहाँ लोग आते हैं, देखने घूमने आते हैं, तो उन चीज़ों को डेवलप करके हम लोग चाहेंगे कि फिर से बीरपुर को बनाया जाए। और इसके अलावा जो है कि हमारे यहाँ भी उत्तर बिहार में रोजगार के लिए कोरोना के दिनों के बाद हम लोग ये फील कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग वापस जो आए और स्किल्ड लोग भी आए, तो उनके लिए रोजगार का निश्चित रूप से कहीं अभाव है। तो हम अपने सरकार से चाहेंगे कि इस इलाके में कोई बड़ी हम केंद्र सरकार से इसको कनेक्ट करना चाहेंगे। सरकार हम करेंगे, लिखते भी रहते हैं, करते भी हैं हम लोग, डिमांड भी रखते हैं कि इस जोन में कोई बड़ा इंडस्ट्री लगे जिसमें हजारों लोग उनको काम मिल सके, स्किल लोगों को काम मिल सके। हम लोग चाहेंगे कि इस इलाके में एक बड़ा इंडस्ट्री लग जाए, काम लोगों को। मैं आपको इस बीच में रोकूंगा। जैसे आप ये इंडस्ट्री की बात करते हैं तो क्या आपके पास में कोई ऐसा प्लान है बना हुआ कि जो आप इस तरीके की कोई इंडस्ट्री आपने कुछ दिन पहले ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो हम बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। मैं इसी बात को जोड़ना चाहूंगा कि जो इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग करी गई है, क्या कुछ प्लानिंग है इस पर कि कृषि प्रधान? बिल्कुल, हम लोग प्लानिंग करते रहते हैं, अपने नेताओं से बात करते रहते हैं कि क्या संभव है। तो हम लोगों ने ये फील किया है कि जो हम लोगों का इलाका है वो एग्रो बेस्ड है, किसान काफी हैं, तो उन लोगों का जो रॉ मटेरियल है जो इजी अवेलेबल, तो उससे रिलेटेड लोगों को रोजगार भी मिले पहला, और दूसरा किसानों का जो है उसको भी उचित मूल्य मिल जाए। दोनों चीजों को जो भी इंडस्ट्री होगा। तो विधायक जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इंडस्ट्री की बात करते हैं
और वहाँ पर एक बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात एक सामने आ रही है। वो बात ये आ रही है कि वहाँ के किसान एक बात की शिकायत करते हैं कि हम जो अनाज उगाते हैं वो अनाज सरकारी रेट पर तो बिक ही नहीं पाता, हमें बीच बिचौल करके किसी व्यापारी को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है। तो उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। किसानों का जो उचित मूल्य है हम लोग कोशिश करते हैं, सरकार तय करती है किसान जी उचित मूल्य है वो मिले। इसके अलावा किसानों का जो बिकी जाता है और मार्केट से भी लोग इधर उधर करते रहते हैं, वो सब तो चलते रहता है। उस सब चीज़ पर जहाँ कुछ लगाने का वो अंकुश लगाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि नहीं लगाया जाएगा। किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। किसानों को ही ध्यान में रखते हुए हम लोग जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का उपाय करें, ये हम लोग का है और हम लोग इसको करेंगे आने वाले दिन में। निश्चित रूप से करेंगे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कुछ भी हो, जैसे हमारे यहाँ धान होता है, मक्का होता है, गेहूँ होता है, तो मक्का में कुछ इंडस्ट्री लग जाएगा तो किसानों का भला होगा। या बड़े बड़े राइस मिल ही लग जाएंगे तो लोगों का बहुत कल्याण हो पाएगा। या फिर जैसे कि फल में आम है, लीची है, टमाटर का भी होता है, इससे जुड़ा हुआ अगर कुछ लग जाता है निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन का रेट कम हो जाएगा और लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। जो छोटा बड़ा कुछ हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं कि वो हो। अभी भी हमने एक छोटा सा इंडस्ट्री लगवाया है, ठीक है, छोटा ही सही है, 40-50 लोगों को एक काम मिल पाया, लेकिन तो हमने शुरुआत की है। हम अपने जी, ये सराहनीय कदम होगा जी। हाँ, हमने करके अभी उसे पिछले साल स्टार्ट करवाया है। वो गेवियन इंडस्ट्री है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम आता है, तार का जाली, प्लास्टिक कोट ये सब करके। तो छोटा मोटा हम लोग शुरुआत किए हैं। इससे जुड़ा हुआ है, छोटा हो बड़ा हो। एक्चुअली सरकार भी अभी काफ़ी सपोर्ट करने की है और केंद्र सरकार अब जान रहे हैं कि लकड़ी को घोषणा किया है जो इंडस्ट्री के लिए होगा। जो छोटे मध्यम वर्ग लोग इस तरह का जो चाहते हैं फाइनेंशियल मदद किया जाएगा। तो जो लोग आगे आएंगे हम लोग को जरूर सपोर्ट करेंगे, जो बताना चाहेंगे और हम लोग प्रोत्साहित भी करेंगे, उनको ढूंढेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग आएंगे तभी उनको हम सपोर्ट करेंगे। हम अपने इलाके में बात भी करते हैं, हम करते भी हैं चीज़ों को, गाँव में मिलते हैं, भाई कुछ करिए, हम लोग उनको आगे आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप आइए और हम लोग आपको कुछ मदद करते हैं। तो चुनाव में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना होता है, तो उसमें हमारा ये टारगेट निश्चित रहेगा कि हम लोग इनको जोड़ पाएँ, लोगों को ला पाएँ आगे। बाहर से आ गए हैं स्किल लोग, अगर वो यही काम करना चाहें तो हम उनको यही काम में सेटअप करें। तो सर ऐसे में मैं आपसे ये कहूँगा, आप काफ़ी अच्छी बातें कह रहे हैं, बातें बड़ी अच्छी लग रही है सुनने में, बहुत ही फैशनेबल बातें लग रही है, लेकिन बातें जो है ना धरातल पे नहीं आ रही है, धरातल पे नहीं आ रही। आप मेरी बात सुनिए, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कह रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे देख सकते हैं। मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैं एक इंडस्ट्री अभी लगाया हूँ, आप देख सकते हैं। वो आप कहें तो मैं आपको वीडियो फुटेज भिजवा दूँ या किसी को भेज के मेरे क्षेत्र में दिखवा लीजिए ना। मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, मेरे साथ मेरे यहाँ वो काम हो रहा है। 50-60 लोग एम्प्लॉय हैं उसमें और तमाम लोकल लोग हैं, एक भी बाहरी आदमी नहीं, एक स्किल आदमी बाहर से है, बाकी लगभग 1 दर्जन लोग। मैंने इस बात पे आपको बोला कि ये काफ़ी सराहनीय कदम है आपका। अब एक सवाल है जो कि राजनीति से भी जुड़ रहा है और एक आपसे बहुत ही जुड़ा हुआ सवाल है। ये सुशांत सिंह राजपूत जो आपके भाई थे, अब तक उनके मामले में क्या मोड़ आया है? सीबीआई जांच शुरू हुई है यानी? आपसे जानना चाहेंगे, जनता जानना चाहेगी। अभी तक हम आपको बताएं कि लगभग 1 महीना बीत गया है। हम लोग भी थोड़ा सुसाइड है, पूरा फैमिली डिप्रेशन में है कि हम लोग मतलब सदमे में है कि अभी तक कुछ हो नहीं पाया है और हम लोग अभी बहुत इसके लिए आगे कुछ पूछताछ भी नहीं किए हैं कि तुरंत ये हो जाए वो हो जाए। हम लोग को लग रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस अगर जांच कर रही तो अच्छे तरीके से करके जो दोषी है जरूर सामने लाए उसको। और हमें कहीं नहीं लगता है कि सुशांत ऐसा होनहार लड़का, इतना डायनेमिक लड़का, इतना लोगों को उत्साहित करने वाला, हौसला देने वाला लड़का सुसाइड कर ले, ये हम लोग को हजम नहीं होता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये जांच हो और अभी महाराष्ट्र पुलिस जांच अपना बंद नहीं की है। अगर महाराष्ट्र पुलिस जांच बंद कर देगी फिर हम लोग आगे कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे। हम अभी इंतजार कर रहे हैं, बीच में कुछ न्यूज आ रहा है कि आज इनसे पूछताछ हुई, आज इनसे
जी ये जी तो हम लोग वेट जी कर रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं कि कुछ निकल के आए दोषी है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं, फिर आगे हम लोग इसकी लड़ाई सरकार को इसकी लड़ाई को हम लोग जी जी नीरज जी, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। 2 मिनट का ये ब्रेक होगा, इसके बाद वापस मैं आपसे जुड़ता हूं। फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्रोग्राम में मुद्दे की बात में। अभी हम बात कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, और नीरज जी ने काफ़ी कुछ उसके बारे में हमें बताया भी। और आगे बढ़ते हुए अब इनसे पूछते हैं कि जो कुछ ऐसी बातें बताएं आप मुझे कि जो पिछले सत्र से लेके अब तक में, मतलब कि अगर मैं इन 5 सालों की बात करूं, इन 5 सालों में 3 या 5 बातें ऐसे गिनाई जो कि आपका विश था कि जो मैं ये काम पूरा कर लूं, लेकिन ये काम पूरा हो नहीं पाया इन सत्र में किसी कारणवश। ये आपसे जानना चाहूंगा, कुछ प्रकाशित करें उस बात पर। देखिए, ऐसे कम काम बचे हैं जिन्हें मैं नहीं करा पाया। एक्चुअली 2 काम मुझे थोड़ा सा ये अभी भी खल रहा है कि कुछ गांवों में ब्रिजेस का था, पुल का 4-5 ऐसे पुल रह गए जिनमें सरकार से आश्वासन मिलता रहा, हाँ हो जाएगा। कई बार हमने विधानसभा क्वेश्चन भी किया, लेकिन वो नहीं बन पाया। तो मेरे मन में जरूर मलाल है कि अभी तक नहीं हो पाया, तो आने वाले दिन में नेक्स्ट ईयर उसको जरूर पूरा कर लेंगे। 4-5 ब्रिजेज हैं। और दूसरा है कि वो पर्यटन स्थल में आपको जो बताया कि पर्यटन वाला कुछ ऐसा जगह है जिसको हम लोग पॉइंट आउट करके गवर्नमेंट में दिए हुए हैं कि इसको डेवलप करना है, और वो अभी तक फंड वंड है उसमें और सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अब हमको नहीं लगता कि चुनाव तक ये डेवलप हो पाएगा। तो ये 2 काम हमारा रह गया था कि जिसको हम लोग चाहते थे अच्छे से करें, और मुझे लगता है कि आगे इसको हम लोग जरूर कर लेंगे, पर्यटन स्थल में डेवलप करना और कुछ ब्रिजेस, बस यही 2 रह गया। बाकी तो सब काम लगभग हो गया। जो प्राइमरी काम होना चाहिए, जो जरूरी काम होना चाहिए क्षेत्र का, वो लगभग हो गया है। आपसे एक और सवाल पूछूंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस कोविड-19 में जो ये कोरोना महामारी फैल रही है, बिहार तो इस तरीके स्पाइक इसका इस तरीके से बढ़ रहा है कि मतलब लग रहा है ये कि जो सारे राज्यों को ये पीछे छोड़ जाएगा। तो इस पे क्या कदम उठा रही है सरकार? देखिए, आपसे जानना चाहूंगा। ये देखिए, ये हम लोगों को पहले ही लग रहा था कि अगर बिहार में तेजी से फैलेगा तो जो ऐसा नहीं कि बिहार किसी इस मामले में पीछे है। कारण ये है कि बिहार की आबादी इतनी ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं यहाँ, और बाहर से भी लोग आए हैं, तो उसके वजह से ये नज़दीकियाँ के वजह से बढ़ रहा है। लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है, या लोग छुपा भी लेते हैं। बहुत सारे लोग छुपाते भी हैं कि अगर कोरोना किन्हीं को हो भी गया, कहीं से लेकर आ भी गए हैं, तो वो छुपा रहे हैं, घर में बता नहीं रहे हैं, मतलब किसी को बता नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से ये फैल रहा है, बढ़ रहा है। जब ज़्यादा परेशानी होती है, जब काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार हो जाते हैं, फिर जाके बताते हैं, तो इसके वजह से बढ़ रही है। और सरकारी स्तर से तो लगातार जांच और जो हेल्प होना चाहिए, वो मेडिसिन, सारा किट, ये तो हो ही रहा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि कोरोना बीमारी के बारे में कोई जानता नहीं था कि इस तरह की बीमारी को हम लोगों को सामना करना पड़ेगा। ये एट्रेंडम आया है, और एट्रेंडम आने के बाद जो सरकार की तैयारी है, हम उसे काफ़ी मानते हैं कि सरकार इतना जल्दी, तो केंद्र सरकार से हो या राज्य सरकार की हो, केंद्र से भी काफ़ी मदद इसमें मिला है। हम लोग पास पीपीई किट नहीं हुआ करता था, कोई इस तरह का मेडिसिन तो अभी भी नहीं हो पाया है जो हम लोग कोरोना का तुरंत कर ले। लेकिन पूरे वर्ल्ड में आप देख रहे हैं कि इससे इलाज के लिए चल रहा है, और कोई नहीं जानता था पूरे दुनिया में कि हम लोग को इस कोरोना से लड़ना पड़ेगा। जब कोरोना से हम लोग को लड़ने का मौका आया, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मजबूती से नहीं लड़ रहे, हम लोग इसको मजबूती से लड़ रहे हैं, और हमें विश्वास है इस कोरोना को भगा के रहेंगे। जी
भगा के तो रहेंगे, लेकिन अभी भी जवाब जो है गोलमोल रह गया। कुछ समझ में नहीं आया कि जो सरकार क्या कदम उठा रही है, क्योंकि यहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है। हर एक जिले में दिख रहा है ये हाहाकार। आप इस पे जो है, अगर मैं सुपौल जिला की भी बात करूं, पूर्णिया जिला की बात करूं, किसी भी जिले की बात करूं, उठा के देखूं, इवन पटना जो कि हमारी राजधानी है, वहां पर एनएमसीएच की हालत देखने लायक थी। परसों ही एक दूसरे चैनल पर एक कवरेज हो रहा था, उस कवरेज में दिखा रहे थे कि जो गाड़ी से वो पेशेंट को, अपनी गाड़ी से वो पेशेंट को लेकर आते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ की व्यवस्था चरमराई हुई थी बिल्कुल। एनएमसीएच जो कि एक पॉश हॉस्पिटल में गिना जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में, जब वहाँ की हालत ऐसी है तो मैं किसी और हॉस्पिटल से हमारी जनता कैसे क्या एक्सपेक्ट कर सकती है। आप थोड़ा इस पे सुचारू रूप से क्या व्यवस्था हो रही है, प्लीज आप बताएं हमें, क्योंकि हमें ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूँ जी दो तरह से इसका आप ये कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप कह रहे हैं कि एकाएक बढ़ गया, सपोज दैट आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आपका घर के हिसाब से आपके पास अगर एक कमरे एक्स्ट्रा है, दो कमरे एक्स्ट्रा है, तो 2 से 4 6 गेस्ट तक आप एडजस्टमेंट कर लेंगे। अगर आपके घर में एकाएक 20 लोग आ जाए तो आप कैसे उसका एडजस्टमेंट करेंगे? तो आप इस परेशानी को खुद समझिए, उसके बाद पूरे राज्य और देश और दुनिया पे डालिएगा। पूरा दुनिया इसके लिए कोई तैयार नहीं था। कोई वर्ल्ड में कोई ऐसा स्टेट, कोई ऐसा कंट्री, कोई ऐसा जिला नहीं जानता था कि हमको एकाएक इतना महामारी से को। मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं आपके उदाहरण को समझ रहा हूं। देखिए, जनता बड़ी भोली भाली है। मैं आपसे सिंपल सा एक साधारण सा सवाल पूछ रहा हूं सर, कि आप मुझे ये बताइए सरकार क्या कदम उठा रही? सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। सरकार पूरा इसका जो उपचार होना चाहिए वो उपचार किया जा रहा है। तमाम हॉस्पिटल जो है इस पे लगा हुआ है। जो हमारे पास मशीनरीज हैं पूरे राज्य में, जितने हॉस्पिटल हैं, जितने डॉक्टर हैं, वो तमाम लोग काम पे लगे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, अगर हम हमारे जो लोग सुन रहे होंगे आपके चैनल के माध्यम से, जो जितने आम लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली कुछ डॉक्टर बाहर के जिन्होंने डिटेल में इस कोरोना के संबंध में बताया, और मैं थोड़ा उसे देखा हूँ, तो मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को बता दें कि पहला ये है कि कोरोना बीमारी, और आप ये मान लें, और तमाम लोगों को हम कह रहे हैं कि कोरोना बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कोरोना का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं आया। तब रहा कि लोगों का इलाज ये है कि अभी हमें जो परेशानी होती है, हमें सर्दी है, बुखार है, खांसी है, हमको उसका इलाज करना चाहिए। जांच कोई इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। जांच इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है कि अगर हमको पता चल जाए कि हमको कोरोना है, तो हम क्या करेंगे? कोई इलाज नहीं करा सकते। कोरोना का कोई इलाज है ही नहीं। हमको खुद को समझना पड़ेगा कि हमको कौन सा बीमारी है। हमारे पास हमको सर्दी होती है, खांसी होती है, और हमें शंका हो जाता है कि हमको कोरोना हो गया, तो हम अपने आप को क्वारंटाइन कर ले। इससे बेहतर कोई इलाज नहीं है। जो आदमी जहां है, अगर सरकार नहीं कर पा रही है, सरकार का सारा हॉस्पिटल फुल हो गया है, तो हर व्यक्ति अपना इलाज अपने स्तर से कर सकता है। मेडिसिन मिलता है मार्केट में, सर्दी का, बुखार का, खांसी का, आप वो दवा लें और घर में क्वारंटाइन रहे। कोरोना का स्पेशल कोई मेडिसिन नहीं है। अगर आपको कोरोना है भी तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जांच से बेहतर है, हम एकदम स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जांच से बेहतर है कि आपको जो फीलिंग हो रही है, जिस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, उसका आप इलाज कराइए, घर में रहिए। इससे बेहतर कुछ नहीं है जी। इसलिए ये हमारा संदेश है, इसको आप जानें और लोगों को भी बताएं कि कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं आया। इसलिए कोरोना के जांच करने के लिए परेशान ना रहे। अगर थोड़ा सा भी कोई सिम्टम आता है तो आप घर में लोगों से दूरी बना कर रहें, और जो सिम्टम है उसका इलाज करें। बस यही है कोरोना का। जी, अंतिम सवाल लूंगा मैं आपसे। सवाल ये है कि जो सुपौल जिला बाढ़ से ग्रसित रहता है, बारिश दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मानसून का टाइम है, आप देख रहे हैं दिन रात बारिश हो रही है। ऐसे में जल स्तर बढ़ रहा है। अपना जो वहाँ पे बराज है, उस बराज से भी अब पानी छोड़ने के लिए तैयार होगा नेपाल। ऐसी स्थिति में क्या तैयारियां हैं? देखिए, सुपौल जिले का जहाँ तक आप कह रहे हैं बाढ़ सुपौल जिले में, तो सुपौल जिले में कोई बाढ़ नहीं है जी। और सुपौल जिला कोई बाढ़ ग्रस्त जिला नहीं है। आप पूरा साफ कर ले, क्लियर कर ले कि जो कोसी कमिश्नरी कहा जाता है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये कोई बाढ़ ग्रसित इलाका नहीं है।
इसमें है क्या कि कोसी नदी बहती है और कोसी नदी के दोनों तरफ पूर्वी और पश्चिमी तटबंध है। तटबंध के अंदर में जो कुछ गांव है, कुछ एक गांव, ज्यादा नहीं है, कुछ गांव है, उनको हर साल पानी फेस करना पड़ता है कि नदी का लेवल जैसे ऊपर आता है तो गाँवों में जी पानी चला जाता है। तो वो प्रिपेयर्ड रहते हैं, उनको पता है कि इस पानी से कैसे हमको निपटना है। और कोई अस्थायी तौर पर कम लोग रहते हैं वहाँ पर, जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि ये पानी हर साल आना है और इससे कैसे हमको निपटना उनको पता है। हाँ, बाढ़ तब आती है जब वो जो पूर्वी या पश्चिमी बांध है ये जब कभी ब्रिज कर जाता है, टूट जाता है, तब बाढ़ का सामना करना पड़ता है। जो पिछले 2008 में बाढ़ आई थी, नेपाल में बांध टूट गया था, तो जी उस समय हम लोग बाढ़ को फेस किए थे। तो बांध टूटने का कोई ऐसा संभावना नहीं है। वर्ल्ड बैंक के स्तर से और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर से बांध के मजबूतीकरण का पूरे मुस्तैदी से काम चल रहा है। और जो फ्लड फाइटिंग का काम होता है उस फ्लड से लड़ने के लिए, उसके लिए काफ़ी तैयारी है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो बड़े पैमाने पे इसकी तैयारी रहती है। तो मुझे नहीं लगता है कि बाढ़ का कोई खतरा इस इलाके में। जो बांध के भीतर लोग हैं वो तो हर साल देखते हैं, वो कोई खास बात नहीं है। नीरज जी, अब आपसे ये मैं कहूंगा कि आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, जनता को कोई संदेश देना चाहते हो तो आप अब लास्ट में ये बता दें। देखिए, सबों से हम यही अपील करना चाहते हैं कि जो अभी की स्थिति है कोरोना महामारी, इसमें निश्चित रूप से संयम बरतें, घर से कम निकलें, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा, आपके परिवार के लिए बेहतर रहेगा। और परिवार में जब है तो अगर कोई भी फीलिंग मन में आए, किसी भी तरह का शंका हो कि हमें सर्दी है, खांसी है, तो परिवार के बाकी सदस्यों से जरूर दूरी बना लें और उसका इलाज करें। उसका मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, वो ले और शांति से, अगर ना जरूरत हो तो घर से ना निकले, इससे बेहतर कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। और जब तक इस कोरोना को हम लोग पूरी तरह खत्म न कर दें तो संयम बरतें, बस। जी सोशल जी डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, यही हमारा आग्रह होगा। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नीरज जी। अभी हमारे साथ जुड़े थे छातापुर विधानसभा क्षेत्र से नीरज कुमार सिंह बबलू। ये वहाँ से सिटिंग एमएलए हैं और भाजपा के नेता भी हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ बताया और युवा नेता हैं। इनका एक सुशांत सिंह राजपूत इनके भाई भी हैं और थे, और इनका कहना था कि इन्होंने काफ़ी विकास किया है। एक इंडस्ट्री भी लगाई है जहाँ की 50 लोग अभी रोज़गार पा रहे हैं वहाँ पर, और साथ के साथ उन 50 लोगों को स्थानीय निवासी जो हैं वहाँ के, उनको ही रोज़गार दिया गया है वहाँ पर। एक अच्छी और सही सोच के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव दिखते हैं और लोगों के साथ मिलना जुलना इनका काफ़ी रहता है। काफ़ी उत्साहित दिखते हैं ये हमेशा, और लोगों से मिलजुल कर उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये थे नीरज सिंह बबलू। आपसे कल फिर मुलाकात होगी नए विधायक के साथ में, उनसे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए प्रतीक न्यूज़ लाइव पर और देखते रहें मुद्दे की बात। धन्यवाद।